Good evening, friends. There is a technical issue, so we are late. Let's start it. आप जल्द से जल्द जुट जाइए और थम्स अप करके बता दीजिए आई एम ऑडिबल। थम्स अप करके बता दीजिए कि आई एम ऑडिबल। थम्स सर, अगर कोई टेक्निकल इशू हो रहा हो तो सर आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए सर। थैंक यू सर। सर इज लाइव नाउ। सबसे पहले तो धन्यवाद सर कि कोरोना क्राइसिस में सर आपने समय निकाला सर। वेलकम। सर ऑडिबल सर आप? हाँ, मैं ऑडिबल हूँ। आप ऑडिबल है, मैं ऑडिबल हूँ सबको। मैं ऑडिबल जी टू यू सर। ऑल। जी सर। जी जी सर। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वैसे तो इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, पर बहुत सारे नए स्टूडेंट है सर। Okay, my name is Harshal Chaudhary. I have secured first rank in NTPSC 2019 एग्जामिनेशन। अब जी बहुत सर। दिनों से एग्जाम हुआ नहीं है, तो अभी तक मैं टॉपर बना हुआ हूँ। शायद अभी तक ये लाइव हो रहा है, सो मे बी जी दिस सर। शुड बी द लास्ट लाइव। मैं भी वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी एनटीपीएससी हो जाए और कोई एक और आ जाए जो आपको नए तरीके से गाइडेंस दे पाए। जी सर। जी सर, हमारा प्रश्न है सर कि सबसे पहले एमपीएससी की तैयारी का ख्याल सर आपको कहाँ से आया सर? अ, हमेशा जो भी व्यक्ति रहता है वो कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट से जुड़ा रहता है, क्योंकि उसको जी सर। पता होता है कि सिविल सर्वेंट की फंक्शनिंग क्या होती है। आज किसी रैंडम सी साइबेज कंपनी में कौन कैसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है आपको नहीं पता। किसी जी नासा में कोई क्या काम कर रहा है शायद आपको नहीं पता, या किसी और फर्म में, कोई फाइनेंस की फर्म में कोई किस तरीके से काम कर रहा है आपको नहीं पता होता। बट आपके आसपास एक मिडिल क्लास सोसाइटी के आसपास, आपके शहर के आसपास जो काम होता है, आपको पता होता है कि कहीं ना कहीं उसमें एक सिविल सर्वेंट इन्वॉल्व है। मे इट बी कलेक्टर, मे इट बी एसडीएम, मे इट बी तहसीलदार, या इस तरीके का कोई भी शासकीय जो एक पब्लिक सर्वेंट होता है। तो आपको पता होता है कि इनकी फंक्शनिंग क्या है, इनमें कितनी पावर होती है चेंज लाने की। तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने चीजें समझी, मुझे समझ में आने लगा कि सिविल सर्विसेज एक जी इम्पॉर्टेंट सर। चीज है। और हमेशा हम जैसे लोगों के लिए फैमिलीज में एक कॉम्प्लीमेंट होता है कि तू जी क्या कोई सर। कलेक्टर है, तू कहीं का लॉर्ड साहब है क्या, इस जी तरीके का। सर। तो वो एक मेंटेलिटी बन जाती है कि ही इज सम पावरफुल ऑफिसर। तो उस समय से ही था कि कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज में जाना है। और सिलेक्शन के बाद जब मेरा कंपनी में सिलेक्शन हो गया था, कोल इंडिया में इंजीनियरिंग के बाद स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। फाइनली मैंने एग्जाम लिखा 2018 वाला, 19 वाला। जी सर, आफ्टर ग्रेजुएशन सर आपकी एमपीपीएससी से जर्नी कैसी रही सर? ग्रेजुएशन के बाद से तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, बिकॉज 5 साल का हमारा एक बॉन्ड पीरियड होता था कोल इंडिया में। तो उस जी बॉन्ड सर। पीरियड में हम कंपनी को क्विट नहीं कर सकते थे। तो क्योंकि मैंने कोल इंडिया ज्वाइन कर लिया था, तो जी सर। 5 साल मुझे वहां पे वर्क करना ही था। 2013 में मैंने ज्वाइन किया था, और वो बॉन्ड पीरियड 2018 में कंप्लीट हो रहा था, अगस्त जी 2018 में। तो मैंने ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर और थोड़ा पहले से फिल्म्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और फाइनली मैंने जो बाय द एंड ऑफ द ईयर 2018 में मैंने एग्जाम दिया, और उसके बाद रिजल्ट्स अनाउंस हो गए थे जनवरी 2019 में। तो प्रिपरेशन मेरा ऑलमोस्ट 8 मंथ्स का रहा है। एग्जाम प्रीलिम्स के 6 मंथ्स पहले, 7 मंथ्स पहले आप मान लीजिए, और मेंस फिर जून में हमारा हो गया था, जून जुलाई में। तो जी एट सर। मंथ्स टू 10 मंथ्स का प्रिपरेशन रहा है मेरा कंपनी में सिलेक्शन के बाद। जी सर, आपने सर जॉब के साथ तैयारी की या सर जॉब को छोड़कर सर? नहीं, मैंने जॉब के साथ ही तैयारी की है। जॉब के बाद भी मुझे 4-5 घंटे प्रिपरेशन के लिए मिलते थे, और मुझे जी लगता सर। है फॉर एनटीपीएससी 4 to 5 आवर्स आर सफिशिएंट। 4 से 5 घंटे सफिशिएंट होते हैं अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं
10 months of preparation with 4 to 5 hours of diligent and consistent study are more than enough. ये जी क्वेश्चन सर। आपने बहुत अच्छा किया जो पूछा, बिकॉज मुझे इंस्टाग्राम में जो मैसेजेस आते हैं यूजुअली मैक्सिमम मैसेजेस इतने ही होते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना होता है, कितने घंटे पढ़ना होता है। जी सर। आधे स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट्स हैं, जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, उनका जी सर। प्रिपरेशन का जो मोटिव है और प्रिपरेशन का जो मॉरल है वो इस बात पे टिका है कि कहीं कोई 18 घंटे 20 घंटे वाली बात ना बोल दे। तो मैं जी फिर से सर। क्लियर करना चाहता हूँ, इट्स नॉट एट ऑल अबाउट 18 आवर्स। दिन में आपको 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 20 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं जी है, 28 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 4 से 5 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, डेली पढ़िए, उतना सफिशिएंट होता है, उससे आप एमपीपीएस की बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जी सर, वो पिछले वर्षों का जो एनालिसिस होता है सर, वो कितना फायदेमंद हो सकता है सर? देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही चीज होती है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में। एक होता है उसका सिलेबस, जो आपको बताता है कि आपको आपका एक एरिया कन्फाइन कर देगा, वो एक सर्कम जो सर्कमफ्रेंस होता है जैसे किसी सर्कल का, उससे बाहर नहीं जाना होता है, वो एक कन्फाइंड एरिया बना देता है आपका सिलेबस। और सेकेंडली आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब दो अगर सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हम किसी प्रिपरेशन में बोलें तो एक है सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो मैंने भी ऑलमोस्ट जी 2012 सर। से 13 से लेके 17 तक के एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन पेपर देखे थे, जिससे मुझे समझ में आया कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जी सर, अभी जिन्होंने प्रीलिम्स दिया था सर, तो उनको मेंस के लिए सफिशिएंट टाइम मिला है, तो सर उनको आगे अभी क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए सर? प्रैक्टिस, उसकी कोई स्ट्रैटेजी, ये एक बहुत बेग सा क्वेश्चन है जिसको मैं हमेशा आंसर नहीं कर पाता हूँ। जी स्ट्रैटेजी सर। कोई एक वन लाइनर आंसर नहीं होता कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैंने बार बार बोला है कि अगर हमारे एमपीपीएससी जो 2018 का एग्जामिनेशन था उसमें 297 पोस्ट थे, 297 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। सो देयर आर 297 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज विच डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव फॉलोड। तो कोई एक स्ट्रैटेजी अगर मैं बता दूं या कोई और बता दे तो वो एक स्टेबल स्ट्रैटेजी या परमानेंट स्ट्रैटेजी नहीं होती जिसको सबके सब फॉलो कर लें। जी सर। अल्टीमेटली जो बेसिक पिलर, जो बेसिक एक थीम होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी, सिलेबस को कंप्लीट करना है, आपके नोट्स बना लेने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है, लिख लिख के देखना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है एमपीपीएससी के लिए। हो सके तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आपस में कलीग्स को अपने पेपर्स लिख के, आंसर्स लिख के फिर चेक करवाना है। ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी होती है। अब इसको आप किसी भी तरीके से अपने नेचर के अनुरूप ढाल सकते हैं, अपने कैलिबर के अनुरूप ढाल सकते हैं, और किसी का गाइडेंस लेके आप उसके अनुरूप ढाल सकते हैं। बट बेसिकली ये चीजें तो सबको करनी ही करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बार बार सॉल्व करके देखना है, ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग करनी है, बार बार रिविजन करना है, अपने नोट्स बनाना है। Okay? जी सर, क्वेश्चन है सर, जब आपने सर जॉब के साथ में रहते हुए पढ़ाई की थी, तब सर इसमें ये कितना चैलेंजिंग था सर आपके लिए? सर। पाँच सर। घंटे आराम से मिलते थे। एम आई ऑडिबल? जी सर, अभी ऑडिबल नहीं थे सर आप। अब ओके। ऑडिबल है सर। जैसा मैंने पहले भी बताया, जॉब के बाद मुझे 4 से 5 घंटे आराम से मिलते थे जब मैं प्रिपरेशन कर सकता था। सो जी आई सर। यूज टू स्टडी फॉर 4 to 5 आवर्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम माई ड्यूटी। ड्यूटी से आने के बाद मैं 4 से 5 घंटे पढ़ाई करता था, और वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता। मतलब आप किसी भी जॉब में हो, आप 4-5 घंटे तो निकाल ही सकते हैं। Okay? जी सर। तो उतना डिफिकल्ट नहीं होता। आपको टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि आपको, अगर आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं तो ये फैक्टर भी होता है कि आपको फैमिली को भी देखना है, जॉब का स्ट्रेस भी होता जी है। सर। डेली जी किसी दिन बॉस ने आपको कुछ ज्यादा काम दे दिया या आपका शेड्यूल कुछ ज्यादा टाइट जा रहा है, कभी आप 8 घंटे में नहीं आ पाए, उस चीज को आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। लेकिन यहीं पे टाइम मैनेजमेंट वाली बात आती है। तो अल्टीमेटली आपको टाइम मैनेजमेंट करके, आपका जो एक आपने एक वीक का एक सिलेबस, एक चंक ऑफ सिलेबस डिसाइड किया हुआ है कि इस वीक में मुझे ये पोर्शन करना है, तो उसको आप कवर करिए। हो सकता है आप किसी दिन 5 घंटे ना दे पाए, जॉब के बाद 2 घंटे दे पाए, जी सर। तो किसी और दिन आप अपने सैटरडे को सेक्रीफाइस कर दीजिए, आप 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई कर दीजिए। बट वो जो छोटे छोटे गोल्स आप एक एक हफ्ते के टारगेट्स बनाते हैं, उनको आप पूरा करते जाएं, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। सर, जो प्री और मेंस के लिए जो हम पढ़ाई का जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, या मतलब एक तरीका फॉलो करते हैं,
तो उसमें प्री पहले होता है या सर, मतलब प्री पहले होता है तो उसकी तैयारी भी पहले प्री की पहली करनी चाहिए या फिर पहले मेंस की जा सकती है सर? मेरे हिसाब से तो पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज जी जब आप मेंस की तैयारी करते हैं उसके दो कारण हैं। मेंस की जब आप तैयारी करते हैं तो 60% प्रीलिम्स की तैयारी वैसे भी हो जाती है, क्योंकि आप सारे जी चीजों को, सर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मध्य प्रदेश का जीके, सब चीजें डिटेल में पढ़ते हैं, तो आपकी ऑलरेडी एक बार प्रीलिम्स का एक फाउंडेशन स्टडी हो ही जाता है। जी सर। डिफरेंस बस ये है कि मेंस में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिटेल में, और प्रीलिम्स में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है उसी टॉपिक से। तो मैंने भी जी यही सर। किया था, मेंस की प्रिपरेशन मैंने पहले की थी, मेंस के नोट्स मैंने पहले से कंप्लीट कर लिए थे अपने, और उसके बाद प्रीलिम्स का जब नोटिफिकेशन आ जाता उसके बाद मैंने प्रीलिम्स में फोकस किया था और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए थे, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन जो होती हैं उनको सॉल्व किया था। तो मेरे हिसाब से मेंस की प्रिपरेशन पहले होनी चाहिए, प्रीलिम्स की उसके बाद होनी चाहिए। और एक और रीजन ये है कि आप प्रीलिम्स, मान लीजिए अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जब आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको टाइम बहुत कम मिलता है। अभी तो जी सर। प्रीलिम्स के बाद मेंस डिले हो गया है कोविड-19 की वजह से, दिस इज जी समथिंग सर। वेरी मिसफॉर्चुनेट। अदरवाइज आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता, 4 महीने 5 महीने का टाइम मिलता है और उसमें लोग जी घबराने लगते हैं फिर। तो बेहतर होगा जी आप सर। पहले से प्रिपेयर कर लें मेंस को, नोट्स बना लें। जी सर। जी सर, एमपीपीएससी के लिए सर एनसीईआरटी का कितना इम्पोर्टेंस होता है सर? पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए सर? चॉइस पे डिपेंड करता है। मैंने एनसीईआरटी ज्यादा नहीं पढ़ी है। जी सर। एनसीईआरटी का उद्देश्य है किसी भी स्टूडेंट का फाउंडेशन तैयार कर देना। अल्टीमेटली हम जी लोग सर। क्लास 6 से लेकर 12th तक की ही एनसीईआरटी पढ़ते हैं। हम सब ग्रेजुएट हैं तो हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी है, क्लास 6 में हमने पॉलिटी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, जी सर। इकोनॉमी थोड़ी बहुत पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, 7th में पढ़ी है, 8th में पढ़ी है, साइंस हम क्लास 6 से 10 तक की पढ़ते हैं, बट वो हम भूल गए रहते हैं। आपने भी ग्रेजुएशन किया, भले आप जी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करें चाहे ना करें, उन बुक्स को आपने भी पढ़ा हुआ है 10th तक की बुक। हाँ ठीक है, हिस्ट्री को और ज्योग्राफी, पॉलिटी को थोड़ा सा और 11th 12th का भी हमको देखना होता है, बट बेसिकली एनसीईआरटी सबने पढ़ी है। सब उस समय ध्यान नहीं देते, हम लोग मार्क्स लाने के सर। लिए पढ़ते रहते हैं, टीचर ने जो अंडरलाइन करवा दिया वो आंसर याद करते रहते हैं। तो एनसीईआरटी बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, जी उसको सर। स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छी है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टडी एनसीईआरटी। बट अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, आप एमपी बोर्ड की बुक्स पढ़ते हैं सपोज, तो एमपी जी बोर्ड की सर। बुक भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत कंपलसरी नहीं है एनसीईआरटी पढ़ना। बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, आपको फायदा ही होगा उसका। जी सर। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एनसीईआरटी से जी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कई बार ऐसा देखा गया है, यूपीएससी में तो आते हैं, एमपीपीएससी में भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो खासकर जी सर। साइंस की एनसीईआरटी जो हुई, क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक की जो साइंस की एनसीईआरटी है, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसा देखा गया है कि पूछे गए हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, तो उसको पढ़ जी सर। लेना इज गुड। जी सर, आपके सर प्री और मेंस में सर टोटल मार्क्स, सर प्री सॉरी सर, मेंस में और सर इंटरव्यू ओके, में मैं आपके प्री टोटल में भी मार्क्स बता कितने देता थे? हूँ। प्रीलिम्स में जो दो पेपर होते हैं, तो पहले पेपर में मेरे 81 मार्क्स थे, जी सर। 81 क्वेश्चंस करेक्ट थे। आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर जी लेंगे तो मार्क्स हो जाता है। और जो सेकंड वाला पेपर था जो एप्टीट्यूड का रहता है, उसमें मेरा जी ऑलमोस्ट सर। 87 कुछ, 86 87 ऐसा कुछ स्कोर था। ओके, जी सर। देन मेंस में मेरा 1023 मार्क्स था, टोटल 1023, जिसमें जी सर। 150 मार्क्स मेरे इंटरव्यू में थे, और बाकी के जो बचे मार्क्स हैं 879 कुछ जी ऐसा सर। स्कोर था, वो मेरे 973 मार्क्स, 873 मार्क्स ऐसे कुछ, 873 मार्क्स मेरे थ्योरी में थे, जो 6 सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं। जी सर, आवाज थोड़ी सी कम आ रही है सर, वॉइस। एम आई ऑडिबल नाउ? अभी आ रही है? जी सर, नाउ ओके, ऑडिबल। बोलिए। जी सर। सर, जो आपके सर इंटरव्यू में इतने अच्छे मार्क्स, उसके लिए सर कैसे तैयार किया, क्या स्ट्रेटजी रही सर? इंटरव्यू में अल्टीमेटली इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है कि आप कितने जी कॉन्फिडेंट हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप किस कॉन्फिडेंस लेवल से चीजों को मैनेज करते हैं, बात करते हैं। अगर आप कुछ नहीं जी बता पा रहे हो तो कहीं आप स्ट्रेस आउट तो नहीं होते हैं, पैनिक करना स्टार्ट तो नहीं करते, घबराते तो नहीं जी है, सर। कभी आपकी कोई गलती इंटरव्यूअर्स बता रहे हैं तो आप उसके बाद भी कहीं, मतलब एक चीज, बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरव्यू में आप अल्टीमेटली वो सब मिला के, जो बहुत सारी जी चीजें देखी जाती हैं, उन फैक्टर्स को अल्टीमेटली सम अप करके आपकी पर्सनालिटी बोला जाता है। तो जी सर। इंटरव्यू में एक सेंटेंस बोलूंगा मैं, की सेंटेंस,
आप जिस जी सर। तरीके के अपने एडमिनिस्ट्रेटर को एज्यूम करते हैं कि अगर हमारा कोई एसडीएम हो या कलेक्टर हो, उसके बात जी सर। करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, वही आप बन जाएं जी और वही बनने की कोशिश करें। उस ऑरा को डेवलप करें अपने अंदर, उस कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करें, और उस कॉन्फिडेंस लेवल से जब आपकी पर्सनालिटी अल्टीमेटली निखर जाती है तो उसको परोसना है आपको इंटरव्यू के सामने। जी सो सर। देर इज नो की, बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है। वहां पे आपका जी नॉलेज सर। चेक नहीं होता, नॉलेज आपका थ्योरी के 6 पेपर्स में चेक हो चुका है, प्रीलिम्स में चेक हो चुका है, मेंस में चेक हो चुका है। जी और सर। वहां पे लोग ये देखा जाता है कि वहां पे हिस्ट्री ज्योग्राफी चीजें रटते रहते हैं, तो वो वहां पे चेक नहीं जी होता, आपकी पर्सनालिटी चेक होती है। सेकेंडली, हाउ मच डू यू नो योर सेल्फ, आप खुद को कितना जानते हैं, ये चीज भी वहां पे चेक होती है। तो सपोज अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने 4 साल कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसको बेसिक उसका पता होना चाहिए, उसने जो इंजीनियरिंग में जी पढ़ाई सर। की है। सपोज कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो उसको आना चाहिए कि कोसाइन वेव में 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अगर कोई जी सॉफ्टवेयर से सर। किया हुआ है तो उसको ए और बी वेरिएबल जो है स्वैप करके आना चाहिए। तो बेसिक सी चीज है। मैकेनिकल इंजीनियर, उसको ट्रस्ट पता होना चाहिए। मतलब मैं बस एग्जांपल्स बता के ये बताने की कोशिश करूँ, सपोज मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ, जी सर। तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओपन कास्ट माइनिंग और ओपन पिट माइनिंग में डिफरेंस क्या है। जी तो सर। ये जो आपके ग्रेजुएशन का बेसिक नॉलेज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दोबारा से ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़ें, बट बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए आपके शहर के बारे में। सपोज मैं मंडला का हूँ, तो मंडला में क्या फेमस है, मंडला की जी हिस्ट्री सर। क्या रही है, मंडला में कितने सब डिविजन है, कितनी तहसील है, यहाँ कोई फ्रीडम फाइटर रहा है क्या, नेचुरली जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क है, तो उसके बारे में मुझे पता होना कंपलसरी एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें अगर आप में है तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जी सर। जी सर, आंसर राइटिंग को कैसे डेवलप किया जाता है सर? आंसर राइटिंग के लिए एक इजीएस्ट तरीका है, आप कुछ टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर पाए, बहुत अफोर्डेबल होती है टेस्ट सीरीज। फोर जी सर। थाउजेंड 5,000 रुपीज की फीस में आप कहीं पे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके इवेलुएटर से अपनी कॉपी चेक करवा सकते हैं। अगर आप बाय द वे दूर रहते हैं या किसी रीजन की वजह से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आंसर लिखिए और अपने साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनसे चेक करवाएं, वो लोग जी आपको सर। बताएंगे। और अगर ये कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो खुद न्यूट्रली आप टाइमर लगाएं, 3 घंटे का टाइमर लगाएं और उसमें पूरा एक फुल लेंथ 2 पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी के जैसे GS1 है उसको आप सॉल्व करें। आपको उससे ये पता चलेगा कि आप 1.5 घंटे में पेपर कितना लिख पा रहे हैं, छूट तो नहीं रहे हैं आपका पेपर कहीं। और अगर नहीं छूट रहा है, पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपके आंसर की क्वालिटी क्या हो रही है, क्या क्वेश्चन में जो पूछा गया है। सबसे पहले चेकलिस्ट बना लीजिए कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है आप उसका ही आंसर लिख रहे हैं कि नहीं। नहीं तो आपसे पूछा गया है आम और आप लिखते हो इंग्लिश, वो चीज नहीं होनी चाहिए। जी सेकेंडली, सर। आंसर का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यूजुअली इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द आंसर और एक कंक्लूजन। तो इस तरीके से फॉर्मेट में आप आंसर ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करें, बिकॉज इससे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं आपको अगर आपके आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन है। और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे हमारे समय में 2020 से जो 5 मार्क्स के होने लगे हैं, उसमें कम से कम बॉडी ऑफ द आंसर में 4 से 5 पॉइंट्स रहने जी चाहिए। सर। अगर जी सर, वॉइस। पॉसिबल आप जहां पे भी डायग्राम्स बना सकते हैं, ज्योग्राफी का पेपर है, साइंस का पेपर है, जहां आप डायग्राम बना सकते हैं जरूर डायग्राम बनाइए। जहां आप चार्ट्स बना सकते हैं, कोई ग्रोथ जी है, सर। रेट ऑफ समथिंग है, उसमें अगर आप ग्राफ बना सकते हैं तो आप ग्राफ बनाइए। तो जितना ज्यादा जी आप सर। ज्योमेट्रिकली खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी कॉपी बाकी लोगों से अलग दिखेगी और आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। यही अल्टीमेटली आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कीवर्ड्स जो होते हैं उनको अंडरलाइन करते जाना है। कीवर्ड्स मतलब किसी भी आंसर में कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स, जो पूरे आंसर में जी सर। इंपॉर्टेंट होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उस आंसर को। तो उनको अगर आप अंडरलाइन कर लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है इवैल्यूएटर पे, तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा अच्छे मार्क्स देंगे। राइटिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स चिंता करते हैं कि सर राइटिंग राइटिंग आपकी सिर्फ लेजिबल होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए राइटिंग की स्टूडेंट ने क्या लिखा जी है। सर। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा सजा के बहुत अच्छी राइटिंग लाने से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका पेपर छूट जाएगा। सो पढ़ने योग्य आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, दैट इज सफिशिएंट। जी सर, क्या सर अधिकतर प्रश्न जो करंट अफेयर से लिंक होते हैं सर, तो उनके लिए क्या तैयारी की जाती है सर? और उसके लिए कौन सी, करंट अफेयर के लिए कौन सी मैगजीन सर आप प्रिपेयर करेंगे सर? करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, डेली के न्यूज़पेपर। अगर आप कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एमपीपीएससी के लिए मैं हिंदी इसीलिए बोलूंगा बिकॉज वो जी ऐसे सर। राइटिंग में और हिंदी के पेपर में भी मदद करते हैं।
तो अगर आप कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वो आपके करंट अफेयर के लिए सफिशिएंट है, अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो। अगर आप जी न्यूज़पेपर सर। नहीं पढ़ते हैं तो आप कोई भी मंथली मैगजीन सब्सक्राइब कर दीजिए। आई कैन नॉट टेक द नेम, आप कोई भी मंथली मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर एक मंथली मैगजीन जी वाला इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है उनको कवर करता ही है, ठीक है। और जी सर। आपको एक चीज याद रखनी है, आपको बेसिक जो जनता जिससे जुड़ी हुई है, जो जी सर। पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज को इफेक्ट करता है, उन न्यूज पे फोकस करना है आपको। सपोज रिया चक्रवर्ती पे फोकस नहीं करना है, आपको फ्लड्स पे फोकस करना है, आपको ड्रॉट पे फोकस करना है, आपको इंडिया जी की किसी स्कीम जो गरीबों के लिए चलाई जा रही है, किसानों के लिए चलाई जा रही है, उस पर फोकस करना है। तो ये बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं इनको फोकस करें, और इनको आप मंथली मैगजीन से भी अगर आप कवर कर ले रहे हैं तो सफिशिएंट होता है। और उसको आंसर राइटिंग में इंकॉर्पोरेट करना है अगर आपको, तो आप इंट्रोडक्शन में उस पॉइंट को लिख के दे सकते हैं। सपोज कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जो करंट अफेयर से लिंक्ड है, तो आप उसको इस जी तरीके सर। से आंसर स्टार्ट कर सकते हैं कि रिसेंटली दिस वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, और फिर उसके बाद आप आंसर की बॉडी चालू कर दें। या तो करंट अफेयर में कभी जी कभी कोई रिसर्चेज आती हैं, उनके फिगर्स आते हैं कि इतने परसेंट लोग जेई में नहीं बैठ पाए इस बार कोविड की वजह से, कोविड में इंडिया सेकंड रैंक में पहुंच गया। जो स्टैटिस्टिक्स और जो फिगर्स आते हैं उनको जरूर किसी डायरी में आप लिखते जाएं, तो उनको आप जी सिलेबस के सर। अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आप अगर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो दैट विल ऐड टू अ गुड इंप्रेशन ऑफ योर्स। जी सर, आपकी बुक लिस्ट सर। बुक लिस्ट के लिए मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है यूट्यूब में, एग्जाम गुरु जी चैनल पे, इंग्लिश मीडियम जी के सर। लिए बुक लिस्ट और हिंदी मीडियम के लिए बुक लिस्ट शेयर की हुई है। मैं आपके इंस्टाग्राम पेज पर वो फिर से आपको टेक्स्ट कर दूंगा, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। जी सर। अभी जो सिलेबस चेंज हो गया, चेंज सिलेबस के लिए भी एक बुक लिस्ट मैंने भी बनाई थी। संपदा जी सराफ सर। मैम जो टॉपर 2017 है, उन्होंने भी बुक लिस्ट एक शेयर की है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। दैट इज नॉट अ जी वेरी सर। बिग थिंग, आप किसी की भी बुक लिस्ट देखें सफिशिएंट होता है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आप 10 बुक्स, एक ही टॉपिक के लिए 10 बुक्स पढ़ने की बजाय एक ही बुक को 10 बार पढ़ें, बाकी कोई भी बुक जी सर। सफिशिएंट होती है। हम जी यूजुअली सर। करते क्या है, कोई एक क्वेश्चन 2012 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन पेपर को लेके बैठते हैं। सपोज मैंने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी है, उसमें कोई जी एक सर। क्वेश्चन रैंडमली 2016 में मुझे दिख जाएगा जो स्पेक्ट्रम में उसका जी आंसर सर। नहीं होगा, तो मैं सोचने जी सर। लगूंगा कि नहीं आज स्पेक्ट्रम बुक अच्छी नहीं है, कोई और बुक पढ़ता हूँ। अब मैं कोई दूसरी बुक पढ़ूंगा, उसमें भी 2016 का कोई क्वेश्चन मिल सकता है जो ना हो, फिर 2014 का किसी और बुक में नहीं हो सकता। तो कुछ क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पेपर में होते हैं जो किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए पैनिक ना करें, कोई भी एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक पकड़ें और उसको बार बार पढ़ें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके। सर 3 मार्कर, 5 मार्कर और सर 11 मार्कर के लिए सर क्या स्ट्रेटजी होती है आंसर राइटिंग की सर? 3 मार्कर में यूजुअली आपको 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, अलग अलग डायमेंशन के। तीन जी सर। पॉइंट्स लिखिए। अगर कोई भी नाउन के बारे में पूछा गया, मतलब किसी नेम के बारे में, जी किसी सर। प्लेस के बारे में, किसी भी टर्म के बारे में पूछा गया, तो आप उसके बारे में 3 अलग अलग पॉइंट्स लिखें। अगर डेफिनेशन पूछ के तो प्रॉपर पैराग्राफ में आप उसकी 2 से 3 लाइन में डेफिनेशन लिखें विथ एग्जाम्पल। ये आपको 3 मार्क्स में करना होता है। 5 मार्क्स के लिए मैंने बताया जहां तक हो सके एक इंट्रोडक्शन बॉडी जिसमें 4 से 5 पॉइंट्स, और एक 1 से 2 जी लाइन का कंक्लूजन, ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हर एक आंसर में नहीं हो पाता। मैंने बार बार बोला, जी सर। सपोज साइंस का पेपर आप दे रहे हैं तो साइंस के पेपर में आप इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाएंगे। अगर वो पूछेगा व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उसका कोई जी इंट्रोडक्शन सर। और कंक्लूजन नहीं होगा, तो वो जी सर। अंडरस्टूड है, ठीक है। तो बट बॉडी ऑफ द आंसर इस तरीके की होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन हो। और जी सर। आपको जो 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको बेसिकली जो वर्ड लिमिट है उतना लिखना है, तो जी आपका सर। इंट्रोडक्शन भी बड़ा हो जाएगा, कंक्लूजन भी बड़ा हो जाएगा, बॉडी भी बड़ी हो जाएगी, और आपको डिटेल में थोड़े से पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे। जो हम फाइव जी सर। मार्क्स में अभी नए सिलेबस के हिसाब से, जो 6 मार्क्स में अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस जो 4 पॉइंट्स लिखने को मैं बोल रहा हूँ, 4 से 5 पॉइंट लिखते थे, वो कंसाइज पॉइंट्स लिखते थे, कंडेंस्ड पॉइंट्स लिखते थे। तो 11 मार्क्स में जब आप बड़ा आंसर लिखेंगे ऐसे टाइप सेम क्वेश्चन पे पूछा जाता है, तो आपको एक्सपैंड करके लिखना है, उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके लिखना है जी सब सर। हेडिंग्स के साथ, और जितना हो सके डायग्राम्स उसमें जरूर बनाना है, तभी आप जी वर्ड सर। लिमिट अचीव कर पाएंगे। सर पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें और सर खुद को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं पढ़ते समय? दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अल्टीमेटली मैं एक ही आंसर देना चाहूंगा इस सेशन में। जब आप जी सर। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो किसी मोटिव के साथ ही करते हो। मतलब जी जैसे सर। आपको किसी दिन
कोई भी मन करने लगता है, रैंडमली हमारा मन बहुत चंचल होता है कि आज पिज्जा खाने का मन हो रहा है तो चलो पिज्जा खा लेते हैं, आज बाहर कॉफी पीने जाने का मन हो रहा है। ये बहुत रैंडम आपके डिसीजन होते हैं और आप उनको इंस्टेंटली पूरा कर लेते हैं। बट जब आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का मन बनाते हैं तो उसके पीछे हर एक स्टूडेंट के मन में, चाहे हो सकता है वो स्टूडेंट प्रीलिम्स का फॉर्म भरे मन बना के और प्रीलिम्स का पेपर देने भी ना गए, वो इतना नॉन सीरियस भी हो सकता है, बट उसके मन में कहीं ना कहीं एक स्टोरी चल रही होती है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मैं बन गया तो मेरी फैमिली को इतना अच्छा लगेगा, मुझे ये मोटिव मिलेगा, मैं सोसाइटी के लिए ऐसा ऐसा कर सकता हूँ, इतनी पावर आ जाएगी मेरे पास, अथॉरिटी आ जाएगी। ये सारी चीजें बैकग्राउंड में एक बार सोच के ही वो फॉर्म फिलअप करते हैं एमपीपीएससी का। ठीक है, तो जो ये रीजन है ना, इनको आप हमेशा अपने दिल में जिंदा रखिए कि आपने क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, आपने अल्टीमेटली स्टार्ट क्यों किया था, आपने पहली एम लक्ष्मीकांत की बुक ऑर्डर क्यों की थी, आपने पहला स्पेक्ट्रम का बुक ऑर्डर क्यों किया था, पहला एमपीजीके का बुक ऑर्डर क्यों किया था, फॉर्म क्यों भरा था। इस चीज को हम एक्चुअली प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे खुद से भूलते जाते हैं, वो जो हमारा ड्रीम है वो डिटीरियोरेट होता रहता है। तो आप याद करते रहे उस चीज को कि पहले दिन आपका क्या जुनून था, जो जज्बा था, वो हमेशा लाइव रहे, वो अपने आप में एक मोटिवेशन है। और उसके साथ साथ दूसरी एक चीज आप ये रियलाइज कर लीजिए कि आपने जब डिसीजन लिया था तब आपका नॉलेज, चंक ऑफ नॉलेज जो एमपीपीएससी के लिए चाहिए एग्जाम देने के लिए, वो जीरो था। 6 महीने की प्रिपरेशन के बाद, मैं बोल रहा हूँ 6 हफ्ते की प्रिपरेशन के बाद, या राधा 6 दिन की प्रिपरेशन के बाद भी आपने उस चंक ऑफ नॉलेज का 1%, 0.5%, 2%, 3%, 4% प्रोग्रेसिवली गेन कर लिया है। मतलब आपका जो ड्रीम है थोड़ा और ज्यादा अचीवेबल हो गया। तो ये भी चीज एक मोटिवेशन का काम करती है कि आप अपने जो गोल है आपका उससे और करीब जाते जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दिस इज द बेसिक मोटिवेशन, हर किसी के मन में होता है। और दूसरी चीज, डिमोटिवेशन हर किसी के मन में आता है, मेरे मन में भी आता था। कभी ऐसा होता था कि मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे टेस्ट सीरीज, जब टेस्ट दे रहा हूँ मैं, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं भी डिमोटिवेट होता था और हर कोई डिमोटिवेट होता है। यूपीएससी भी जो देते हैं वो लोग भी, जो मेरे साथ के लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, आईएएस बन गए, वो भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे डिमोटिवेटेड रहते थे और उनको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होता था कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हर कोई भी श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता था, इतना कॉन्फिडेंट कोई नहीं होता था कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये फेज है, ये हर किसी के लाइफ में होता है। द थिंग इज, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहनी है, वो जारी रखनी है, छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी है। हो सकता है आपका मंडे को मन ना हो, ट्यूसडे को मन ना हो, लेकिन वेंसडे को आप पढ़ाई करिए और मंडे ट्यूसडे की भी पढ़ाई कर लीजिए। जी सर, आपका एग्जाम देने का सर कौन सा मीडियम था सर? मैंने इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दिया। जी सर। जी सर। जी सर, लगभग लगभग सारे प्रश्न हो चुके हैं सर, और अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकता है। एक्चुअली सारे प्रश्न हर एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन में हो ही जाते हैं। जी सर। बस जो बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो हमने आंसर कर दिए हैं। और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो जी सर। आप चैट से पिक करके मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर। रिगार्डिंग दी सिलेबस एंड बुक्स, वो हम वीडियोस की लिंक अपलोड कर देंगे तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इस टॉपिक को जी सर। कहाँ से पढ़ना है या आंसर कैसे लिखने हैं, मैं आपको आंसर शीट्स का भी एक मेरा जी वीडियो है सर। जिसमें उसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरी आंसर शीट्स है, तो किस तरीके से मैंने आंसर्स लिखे हैं वो भी पता चल जाएगा। तो किसी के वो भी डाउट्स हो तो उस लिंक से जो वो वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। आई गेस ऑलमोस्ट ऑल द लगभग क्वेश्चन लगभग है। सर सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और सब क्वेश्चन सर इसी से लिंक हो रहे हैं। हाँ जी, वो सब अलग क्वेश्चन ऑक्सिलरी तो क्वेश्चन है। नहीं। जी सर, वी कैन सर डिस्कनेक्ट नाउ सर। या श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर ऑल द बेस्ट टू जुड़ने के एवरीवन। लिए। जी सर। ऑल जी द सर। बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग। थैंक यू बी सर। मोटिवेटेड। और मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि आप लगे रहिए। हो सकता है कोविड-19 की वजह से वैकेंसीज डिले हो गई हो, जी सर। बट उतनी ही वैकेंसीज आएंगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ के आएगा। गुड नाइट। जी सर। थैंक यू।